प्यारे बच्चों, आज आप सबको हम अनुपात की ओर ले चल रहे हैं। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक पूरा आप देखेंगे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले हम आपको इसके मूलभूत सिद्धांतों को समझाते हैं, इसके बाद उन पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से आप तीव्र गति से हल करते हैं, उन पर हम आपको ले चलते हैं। तो आइए अनुपात के विषय में हम आपको बताते हैं। अनुपात जैसा कि इसका चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह दो बिंदियां हैं, ये चिन्ह है इसका। और ये चिन्ह आया कहाँ से है, ये देखिए, ये भाग का चिन्ह है। ये भाग का चिन्ह है। इस भाग के इसमें दो चीज़ें बन रही हैं। एक आपकी ये दो बिंदियां बन रही हैं और एक ये लाइन बन रही है। अगर इसे देखें तो यही अनुपात का चिन्ह बन जाता है। ये जो भाग की दो बिंदियां हैं, भाग के चिन्ह की, यही बिंदियां संक्षेप में आपको अनुपात का चिन्ह बनती हैं। अर्थात अनुपात भी क्या है, भाग ही है। और ये लाइन आपकी यह बटे का कार्य करती है। इसे भिन्न में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये 3/5 या इसको हम कहें 3:5 या इसे हम कहें 3/5, तो चीज़ हमारी एक ही है। चाहे हम 3/5 कहें, चाहे हम इसे 3:5 कहें, और चाहे 3/5 कहें। जैसा कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि यह भाग ही अनुपात भी है और भाग ही भिन्न भी है। यहाँ पर अनुपात में जब हम चलते हैं तो ये अनुपात दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन है। अनुपात दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन है। अनुपात यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है। और अनुपात हमेशा दो समान मात्रक वाली राशियों में ही ज्ञात किया जाता है, चाहे दोनों के इकाई सेंटीमीटर हो, या दोनों मीटर में हो, या दोनों किलोमीटर में हो, या दोनों ग्राम में हो, दोनों किलोग्राम में हो, तभी अनुपात ज्ञात किया जाता है। अगर एक राशि हमारी सेंटीमीटर में और दूसरी मीटर में है तो अनुपात नहीं ज्ञात किया जाएगा। अनुपात दो समान मात्रक वाली राशियों में ही ज्ञात किया जाता है, परंतु अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात दो समान मात्रक वाली राशियों में ज्ञात किया जाता है, लेकिन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने कहा ये 5 सेंटीमीटर अनुपाते ये है 15 सेंटीमीटर, तो ये है अनुपात को हम भिन्न में भी तो लिख सकते हैं। अर्थात इसको अगर हमने लिख लिया ये है 5/15 और ये सेंटीमीटर, तो ज़रा गौर कीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 5 यहाँ एक बार है, यहाँ पर 3 बार। अर्थात एक राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है, कितनी बार सम्मिलित है, 3 बार। तो इस तरह से यही 1/3 बना, या इसको हम क्या लिखें, 1:3 लिखें या 1/3 लिखें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भिन्न के रूप में लिखते हैं या अनुपात के रूप में लिखते हैं या इस रूप में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर यह है अनुपात दो समान मात्रक वाली राशियों में ज्ञात किया जाता है। अनुपात यह बताता है कि एक राशि दूसरी में कितनी बार समाहित है। इस तरह से
और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। अब आगे हम आपको ले चलते हैं। अनुपात तो आप कन्फर्म हो गया होगा कि अनुपात दो समान मात्रक वाली राशियों में ज्ञात किया जाता है। अनुपात यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है, और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। तो अब हम आपको बताते हैं कि अनुपात दो प्रकार का होता है। अनुपात कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है, अब अनुपात हम आपको देते हैं, दो प्रकार का होता है। ये एक होता है अनुलोम अनुपात, और दूसरा होता है विलोम अनुपात। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है अनुक्रमानुपात। अनुक्रमानुपात, और इसे कहा जाता है व्युत्क्रमानुपात। ये अनुक्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात यानी अनुलोम विलोम। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में अगर कहें तो इसे हम कहते हैं सीधा अनुपात, और इसे कहते हैं उल्टा अनुपात। सीधा उल्टा ये है क्या? सीधा का मतलब ये होता है कि जब हम एक राशि को बढ़ाएं और दूसरी राशि भी स्वतः बढ़ती चली जाए, या हम एक राशि को घटाएं तो दूसरी राशि भी स्वतः घट जाए, तो इसे हम सीधा अनुपात या अनुलोम अनुपात कहते हैं। अनु मीन्स इसी शब्द से हम कहते हैं अनुसरण करना, यानी एक को बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़े, यदि हम पहले को घटाएं तो दूसरा भी घटे, अर्थात अनुसरण करना अनुक्रमानुपात कहलाता है। अपोजिट यानी विलोम अनुपात, इसका मतलब है कि एक राशि को हम बढ़ाएं तो दूसरी घट जाए, या हम पहली को घटाएं तो दूसरी बढ़ जाए। तो इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा? उल्टा अनुपात। उदाहरण के लिए अब यहाँ पर हम ये कहें कि वस्तु और रुपया, इन दोनों में सीधा अनुपात होता है। यदि वस्तु की संख्या बढ़ेगी तो रुपया बढ़ेगा, वस्तु की संख्या घटेगी तो रुपया घटेगा। अर्थात हम कहें कि एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है तो 2 कलम होगी तो रुपया बढ़ जाएगा 10। अगर कलम 5 हुई तो क्या होगा? रुपया 25। लेकिन अगर कलम 3 हुई तो रुपया 15। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कलम 1 थी तो रुपया 5 था, कलम 1 से बढ़ कर के 2 हुई तो रुपया भी दूना हो गया 10। अगर कलम 1 से बढ़कर 5 हुई तो रुपया भी 5 गुना हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर कलम 5 से 3 हो गई तो रुपया 25 से 15 हो गया। इस तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि एक राशि को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरी बढ़ रही है। अगर हम पहली राशि को घटा रहे हैं तो दूसरी भी घट रही है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुलोम अनुपात। अर्थात यहाँ पर एक पॉइंट कैच करें कि ये वस्तु है और ये रुपया है, तो इसमें कैसा अनुपात होगा? अनुलोम अनुपात या सीधा अनुपात। लेकिन अगर यहाँ पर हम कहें कि यहाँ ये आदमी है और ये दिन है, तो किसी भी कार्य को अगर करने के लिए आदमी कम होंगे तो टाइम यानी समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आदमी की संख्या ज़्यादा हो गई तो समय कम लगेगा।
अब यहाँ पर आदमी और दिन में उल्टा अनुपात हो रहा है। आदमी की संख्या अगर बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी, लेकिन अगर आदमी की संख्या कम होगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। अर्थात आदमी और दिन में उल्टा अनुपात है, विलोम अनुपात है। दूसरा हम और ये बता सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे चाल हुआ, स्पीड और समय। अगर किसी मोटरसाइकिल, साइकिल या किसी भी वाहन की चाल तेज होगी तो एक निश्चित दूरी को तय करने में टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर चाल स्लो हो गई तो उसी दूरी को तय करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अर्थात यहाँ पर चाल और समय में कैसा अनुपात है? अपोजिट। आदमी और समय में कैसा अनुपात है? अपोजिट। तो हम यहाँ पर पॉइंट कुछ देते चलते हैं। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये वस्तु है, वस्तु को हम x से दर्शाएं और रुपये को r से, तो ज़रा गौर कीजिए कि इसमें सीधा अनुपात है और सीधे अनुपात को बटे में लिख लेंगे हम। यानी अगर वस्तु x1 वस्तु का मूल्य r1 है तो x2 का क्या होगा? r2। इस तरह से ये आपका बना। ये दोनों में कैसा रेशियो हो रहा है? समान अनुपात। अर्थात अगर इसको हम यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ लाएं, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर इस चीज़ को, इसको यहाँ पर कर दें, इसको यहाँ पर, तो ऐसे में यहाँ पर क्या बन जाएगा कि अगर यह x1 बटे r1 है तो x2 बटे r2, ये आपका एक पॉइंट बन रहा है। यानी वस्तु और रुपये में सीधा अनुपात है, जिसमें सीधा होगा उसको हम कैसे लिख लेंगे? नीचे, यानी बटे के रूप में। और अगर उल्टा अनुपात है तो हम उसे गुणे के अनुपात में लिख लेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम कहें कि आदमी और समय में कैसा अनुपात है? उल्टा अनुपात है। तो अगर आदमी को हम यम से दर्शाएं और यहाँ पर समय को हम कभी घंटे में दर्शा सकते हैं तो कभी दिन में दर्शा सकते हैं। घंटे, दिन। आदमी को यम से, घंटे यानी आवर को एच से, और दिन यानी डे को डी से। तो यहाँ पर आदमी और समय में उल्टा अनुपात, अर्थात इसमें उल्टा अनुपात होगा। तो उल्टा को हम क्या बताए? उल्टा को हम गुणे में लिख लेंगे और सीधा को हम बटे में लिख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट आप कैच करना कि सीधा अनुपात जहाँ होगा उसे बटे में लिख लेना और उल्टे अनुपात को गुणे में। अर्थात यहाँ पर आदमी के साथ इनका क्या होगा? अब गुणा। तो इस तरह से इसमें बन रहा है m1 h1 d1 इक्वल m2 h2 d2। इसी को कहा जाता है मैन आवर डे का फार्मूला। लेकिन अब यहीं पर एक और चीज़ हम आपको बताएं कि इसी आदमी के साथ अगर हम कार्य को देखें, काम को देखें, तो ज़रा बताइए, अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो काम ज़्यादा होगा? आदमी ज़्यादा होंगे तो काम ज़्यादा होगा, और ज़्यादा काम होगा तो उसके लिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे। अगर आदमी की संख्या कम है तो काम कम होगा। अर्थात इनके बीच में सीधा अनुपात है। अगर इसको हम m से, इसको w से, वर्क से दर्शाएं तो अब यहाँ पर क्या होगा? अगर ये m1 है अपान w1 तो यहाँ पर अगर m2 है तो ये क्या होगा? w2। यानी सीधा को हम बटे में लिख लेंगे और उल्टे को गुणे में लिखेंगे। अब इन सब को हम एक में अगर सजोना चाहें तो यहाँ पर चूँकि आदमी के साथ काम उल्टे अनुपात में है, अर्थात इसको हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं ये चीज़। तो इस तरह से अगर इसको भी यहाँ पर लाना चाहें तो ये x1
और यहाँ पर x2 R1 R2, या इसे हम दो ही पार्ट में रहने दें। पहला हम लिख दें कि x1 अपान R1 इक्वल x2 अपान R2, जो कि क्या है, ये है आपका 1, और दूसरे पर हम ले रहे हैं m1 h1 d1 अपान w1 R1 इक्वल m2 h2 d2 अपान w2 R2, ये चीज़ें। तो अब यहाँ पर समझिए कि आदमी के साथ काम का कैसा अनुपात है। सीधा, आदमी ज़्यादा होंगे काम ज़्यादा होगा, आदमी कम होंगे काम कम होगा, यानी सीधा अनुपात। अगर ज़्यादा काम होगा तो उसके लिए रुपया ज़्यादा मिलेंगे, कम काम होगा तो रुपया कम मिलेंगे। अर्थात यहीं पर अगर हम रुपये को भी लेना चाहें तो ये क्या हो गया, सीधा अनुपात, तो अर्थात ये भी बटे में हो जाएगा। यहीं से हमने ये 2 पॉइंट आउट कर लिए। अब इसमें आप समझिए यक्स क्या है, वस्तु है, आर क्या है, रुपया है। यहाँ पर ये यम क्या है, आदमी है, ये घंटे है, ये दिन है, ये काम है, ये रुपया है। तो इतने ही में आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया अनुलोम विलोम का, तो इस अनुलोम विलोम में जो आप छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 में विलोम यानी तीर को सीधा और उल्टा लगाते थे, उसको हमने यहाँ पर सीधा को बटे में और उल्टे को गुणे में करके हमने तीर को ख़त्म कर दिया, और ये डायरेक्ट में हमने क्या निकाल लिया, 2 पॉइंट। इन पॉइंटों के आधार पर ही आपके सारे प्रश्न बेहतरीन तरीके से हल होंगे। अर्थात अगर इतना आप समझ लेते हैं तो एक चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका। अब हम इन सिस्टमों का आते हैं प्रश्नों में अभ्यास करते हैं किस तरह से। आइए हम प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। ये देखिए, इस अनुलोम और विलोम के आधार पर आपका जो चैप्टर जा रहा है इस सिस्टम में, उस चैप्टर का नाम है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात, ये है चैप्टर आपका समाप्त होने जा रहा है। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि 8 कलमों का मूल्य 120 रुपया हो तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। अब ये कलम क्या है, वस्तु है, ये है 120 क्या है, रुपया। आपका फार्मूला क्या बन रहा है, x1 R1 इक्वल x2 R2। तो ज़रा बताइए x1 आपका क्या मिल रहा है 8, R1 क्या मिला 120, और यहाँ पर x2 क्या मिल रहा है 25, R2 आपसे पूछा गया। अब इस तरह से अगर हम देखें तो 8 से काट दिए, क्या हो गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये R2 इक्वल 15 गुणे 25, इस तरह से 25 गुणे 15 क्या हो गया 4 चौक 16, 375, ये R2 यानी 375 रुपया, यही आपका उत्तर है। इस प्रश्न में आइए देखते हैं, कहा जा रहा है 25 आदमी किसी कार्य को 54 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, तो 45 आदमी इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। कार्य वही है, यहाँ पर 2 पॉइंट मिल रहा है, एक आदमी और एक घंटे। आदमी और समय में कैसा अनुपात होता है, उल्टा, और इसे गुणे में लिखा जाता है। यानी यहाँ पर m1 h1 इक्वल क्या होगा m2 h2। इसमें से जितने पॉइंट आपके प्रश्न में हो उतना लिख लीजिए, जहाँ पर हो वहीं पर रखिए। तो इस तरह से m1 h1 इंटू में है रख लिए। m1 यहाँ पर कितना है 25, h1 कितना है 54, और फिर यहाँ पर ये है m2 है 45, h2 आपसे पूछा जा रहा है। अब ऐसे में ये 5 पचे 25, 5 9 45, 9 से काट दीजिए, 9 छक 54, 6 पंचे क्या हो गया
30 यानी H2 की वैल्यू कितना हो गया 30 घंटे। यही आपका आंसर हो गया, 30 घंटे आंसर हो गया। तो ऐसे में अगर ये चीज़ आपके माइंड में हो तो केवल एक स्टेप आप लिख के दर पे काट करके आंसर ले सकते हैं और इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगा। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि आदमी के साथ समय का उल्टा अनुपात, काम और रुपए का सीधा अनुपात, सीधा वाले को नीचे लिख देंगे, उल्टा वाले को गुणे में रख लेंगे, बस इसी पर होता रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न पर हम देखते हैं 45 व्यक्ति 600 किलोग्राम चावल 24 दिनों में खा सकते हैं। ये चावल हमारा क्या है, एक वर्क है जिसे व्यक्ति खाएंगे और कितने दिनों में 24। तो ये हमारा वर्क के स्थान पर रखा जाएगा, यानी आदमी, कार्य और दिन, तीन चीज़ आया। आदमी, कार्य, दिन, तो यहाँ पर M1 D1 अपान W1 इक्वल M2 D2 अपान W2। प्रश्न से हमने 3 पॉइंट पाए हैं, तीनों नोट किए। 45 व्यक्ति 24 दिनों में कितना किलोग्राम 600, और फिर 12 व्यक्ति यानी 12 आदमी कितने दिनों में पूछा जा रहा है, कितना चावल 80 किलोग्राम। बस यही आप रखेंगे और इसे हल कर लें। यहाँ पर ध्यान रहे बराबर के अगर एक ही ओर काटना है तो ऊपर नीचे काटेंगे, ध्यान देने की बात है। अगर बराबर के एक ही ओर काटेंगे, चाहे इधर काटें या इधर काटेंगे, तो ऊपर नीचे काटेंगे। लेकिन बराबर के इस पार से अगर इस पार काटेंगे तो ऊपर से ऊपर काटेंगे, नीचे से नीचे काटेंगे, न कि इधर नीचे और इधर ऊपर। अगर इधर नीचे इधर ऊपर काटेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इधर जाकर गुणा होगी और आप भाग दे रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि अगर इस पार से उस पार काटना है तो ऊपर से ऊपर काटेंगे, नीचे से नीचे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 12 है कन्नम 12 दूनी, और यहाँ पर अगर हम देखें 1 0 से 1 0, फिर यहाँ पर अगर हम देखें 15 का 3 गुना 15 3 45, 15 चौका, और फिर यहाँ पर हम देखें 4 कन्नम 4 दूनी, ये 2 इधर आ कर के गुणा हो जाएगा तो मिलेगा 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या D2, अर्थात 3 दूनी 6 दूनी 12। यही आपका 12 दिन उत्तर हो गया, यानी 12 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएंगे। तो इस तरह से M1 D1 अपान W1 M2 D2 अपान W2 इसी पर रख करके काट लेंगे, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। एक ही तरफ काटेंगे तो ऊपर नीचे काटेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। इस प्रश्न पर आइए देखिए, यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में खोद सकेंगे। इसमें मजदूर यानी आदमी, ये घंटे, और खाई खोदना क्या है, कार्य वही है, दिन दिया है। तो इसमें 3 चीज़, आदमी, घंटे, दिन, कार्य वही है। तो यहाँ पर आदमी, घंटे, दिन यानी मैन, आवर, डे, M1 H1 D1 इक्वल M2 H2 D2। प्रश्न से यही पॉइंट आउट कर लेना है। 24 मजदूर हैं, 7 घंटे प्रतिदिन है और 18 दिन है। फिर कितना मजदूर नहीं पता है, घंटे 9 है और दिन 16 है। बस हल कर दीजिए, 9 से काट दीजिए 9 दूनी, फिर यहाँ पर हम 2 से काट देंगे 2 अट्ठे, फिर 8 से काट देंगे 8 त्रिक। इस तरह से यहाँ पर 3 और 7 का गुणा 3 सते 21,
आदमी यानी 21 मजदूर आपका उत्तर हो गया। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। तो इस सिस्टम में जो हमने अनुपात, अनुलोम और विलोम से निकाले हैं, इस पर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसी पर ये मिश्र समानुपात जैसा चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न में देखिए, 17 व्यक्ति 8 घंटे, 17 व्यक्ति यानी 17 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी सड़क को 18 दिन में बना सकते हैं। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी सड़क को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में बना सके। प्रश्न में आदमी मिल रहा है, ये घंटे मिला, ये कार्य मिला और ये दिन। तो आदमी, घंटे, कार्य, दिन यानी 4 चीज़ें हैं। ये है M1 H1 D1 अपान W1 यानी आदमी, घंटे, दिन, कार्य। M2 H2 D2 अपान W2। ये प्रश्न से अब इसी पर आप रख लीजिए। ये तो हम लिख करके आपको दर्शा रहे हैं, अभी अभ्यास करवा रहे हैं। आगे चल के अगर ये आपके माइंड में रहता है, तुरंत आदमी, घंटे, दिन केवल लिखेंगे 17 आदमी 8 घंटे 18 दिन 26 मीटर लंबी सड़क। फिर कितने आदमी नहीं पता है, घंटे 9 और सड़क की लंबाई, ये दिन है 12 और सड़क की लंबाई है 39 मीटर। आदमी पूछ रहा है। तो अब देखिए, हमने आपको बताया कि ऊपर से ऊपर काटेंगे, नीचे से नीचे काटेंगे। एक ही तरफ काटना है तो ऊपर नीचे काट लेंगे। तो अब यहाँ से अगर देखें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ पर 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ये 3 से काट देंगे 3 चौका, इस 4 से हम काट देंगे 4 दूनी। तो इस तरह से 17 दूनी 34 आदमी लगेंगे। लेकिन इस 34 में पहले से मौजूद कितना है, 17 आदमी पहले से मौजूद हैं। यानी और कितने आदमी लगाए जाएं, तो अतिरिक्त आदमी जो लगेंगे, अतिरिक्त आदमी वह 34 में से 17 घटा दीजिए। 34 टोटल करेंगे, 17 पहले से मौजूद हैं, यानी 17 आदमी आपका उत्तर है। यही आंसर हो गया। इस कार्य को 17 आदमी और लगा देंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा समय पर। तो इस तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस सिस्टम को अगर आप माइंड में रखते हैं तो इस तरह के कोई भी प्रश्न होंगे, एक स्टेप लिख कर तुरंत आप आंसर देंगे। ये कहाँ से आया, हमने इसको आपको भी डिटेल से समझा दिए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न में हम ले चलते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाएं, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। इसमें बढ़ई यानी आदमी, घंटे, दिन, कुर्सियां कार्य है। तो आदमी, घंटे, दिन और कार्य 4 चीज़ मिल रहे हैं। M1 H1 D1 अपान W1 इक्वल M2 H2 D2 अपान W2। आदमी कितने हैं, 12, घंटे कितने हैं, 6, दिन कितने हैं, 24, कुर्सियाँ 460। अब आदमी यानी बढ़ई कितने, 18, घंटे 8 हो गए, दिन हमारा 36, कुर्सियाँ कितनी पूछा जा रहा है। बस पॉइंट पे आ गए, सीधे
हमने बताया है ऊपर से ऊपर काटना है, नीचे से नीचे, एक ही तरफ काटना है तो ऊपर नीचे। ज़रा गौर कीजिए यहाँ पे ये 12 से काट देंगे 12 तिहाई 36, ये 8 से काट देंगे 8 त्रिक 24, ये 6 से काट देंगे 6 त्रिक 18, एक 3 से एक 3 कैंसिल, इसका गुणा इसके साथ यानी W2 460 गुणे 3 अर्थात 4 तियाँ 12 13 80, ये आपका आंसर हो गया। 1380 कुर्सियाँ आपका आंसर बना। तो प्रश्न बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है, केवल थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। और अभ्यास एक बार ये तो हफ्ते के अंदर ही दोहरा दीजिए। 4-6 दिन और बीत जाए, 10-15 दिन पर आप और एक राउंड मार दीजिए, क्योंकि जब तक आपके नज़र के सामने ये 2 बार 3 बार आता नहीं है तो ये कन्फर्म नहीं होता, भूलने लगता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर काम पर लगाए गए। यानी यहाँ पर आदमी यानी कि मजदूर टोटल कितने हैं 280, दिन कितना है 100 दिन है, और कार्य कितना है 5 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है किंतु 80 दिन में, कितने दिन में 80 दिन, 80 दिन में ज्ञात हुआ कि सड़क कितनी बन पाई है 3.5 किलोमीटर। ये 3.5 किलोमीटर, 3 से 1/2 का मतलब 3.5। तो ज़रा गौर कीजिए कि दिन 100 थे, 80 दिन बीत चुका है, शेष कितना बच रहा है 20 दिन। यहाँ पर सड़क 5 किलोमीटर थी, 3.5 किलोमीटर बन चुकी है, शेष कितना बचा है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। और मजदूर वही हैं, तो कह रहा कि कार्य को निर्धारित समय पूरा करने के लिए या हेतु कितने मजदूर और लगाए जाएं। तो अब यहाँ पर गौर करना है, M1 D1 W1 बराबर, देखो आदमी दिन कार्य हैं, M1 D1 W1, M2 D2 W2। इसी में प्रश्न के अनुसार आउट किया जा रहा है, आदमी कितने हैं 280 मजदूर, दिन कितना लगा है 80 दिन में, कार्य कितना हुआ है 3.5 किलोमीटर। फिर आदमी पूछ रहा है कि कितने कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने हैं तो और कितने मजदूर लगाए जाएं। तो यहाँ आदमी नहीं पता है और दिन हमारा कितना हो रहा है 20 दिन बचा हुआ है, कार्य 1.5 किलोमीटर बचा है। तो इस तरह से ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, पॉइंट आउट हो चुके हैं। 280 मजदूर 80 दिन में 3.5 किलोमीटर बनाए हैं, तो कितने मजदूर 20 दिन में 1.5 किलोमीटर बनाएंगे। अब उसमें से 280 हमारे पास हैं, जितना ज़्यादा हो गया वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 5 सत्ते हो जाएगा। ये 20 से हम काट देंगे, 20 चौका हो जाएगा। ये 7 से काट देंगे, 7 चौक 28 40 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर 40 M2 बराबर हो रहा है 40 गुणे 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12 चौक 48, 480। 480 मजदूर लगेंगे तब जाकर कार्य पूरा होगा, लेकिन पहले से मौजूद कितने हैं
280, इसलिए अतिरिक्त मजदूर जो लगेंगे वह 480 में से 280 घटा दीजिए तो क्या मिला, 200। यही आपका उत्तर हो गया। 200 मजदूर और बढ़ाने होंगे। तो ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। पॉइंट आपने आउट किया है। मजदूर 280 हैं, टोटल सड़क 5 किलोमीटर है, दिन 100 में तैयार होना था। ये आदमी काम करते रहे, 80 दिन बीत गया, सड़क 3.5 किलोमीटर बन पाई। अब हमारे पास दिन बचे हुए हैं 20, सड़क बची है 1.5 किलोमीटर। कितने आदमी और लगा दिए जाएं कि सही समय पर सड़क कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर इस पर सिस्टम पे रखे, निकाले, और यह कितना निकला है, 480 मज़दूर। 480 मज़दूर काम करेंगे तो समाप्त होगा, लेकिन पहले से मौजूद कितने हैं, 280, अर्थात और लगाए कितने जाएं, 200। यही आपका उत्तर हो गया। तो यह इतनी चीज़ आप सब पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये अच्छी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जब भी कोई भी वीडियो देखना चालू करें उसे पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, तब जा कर के चीज़ें आपकी कन्फर्म हो पाएंगी। मैथ है, समझने की चीज़ है, रटने की नहीं है। जब तक इसका आप सिद्धांत नहीं समझ पाएंगे और कैलकुलेशन नहीं होगा, तब तक आपकी स्पीड नहीं आती है। तो आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद।